अगर बात करें करंटली डिमांड क्या है, तो मतदान का कर्तव्य पर विचार चल रहा है कि मतदान जनता बहुत कम दे रही है। अभी जो आपका टोटल मतदान हुआ उसमें 7वें चरण का मतदान में सिर्फ 58% लोगों ने वोट दिया, यानी अभी भी आपके 47-48% लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 95 करोड़ 90 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं और वो लोग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो फिर कैसे हम सर्व लोकतांत्रिक और सर्वभाव की सरकार कह सकते हैं, सभी द्वारा चुनी हुई सरकार कर सकते हैं? इसमें तो बहुत ठीक है। 1976 में आपातकाल के बाद सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, जिसने सिफारिश तो की 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की, जिसमें से कुछ नहीं माना गया, जैसे आर्थिक दंड लगा। जितने समाजवादी देश हैं उनके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्य नहीं दिखेगा जो पूंजीवादी देश है। समाजवादी देशों में जनता का कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य भी बताया गया है राष्ट्र के प्रति, तो उसी से प्रेरित होकर के, चूंकि भारत समाजवादी देश है इसलिए हमने इसको प्रीफर किया हुआ है। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल द मेंटोर पर। मैं नवाज सर फिर एक बार हाजिर हूं भारतीय संविधान का एक नया पोर्शन लेकर के। आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। वह मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन भारत में जब आपातकाल लगाया गया और व्यापक रूप से उसका विरोध प्रदर्शन हुए, सार्वजनिक संपत्तियां जलाई गईं और सरकार के खिलाफ तथा राष्ट्रीय आदर्शों के खिलाफ एक अलग व्यवहार दिखा, तब जाकर के सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई इंदिरा गांधी की सरकार में, और फिर फाइनली 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में शामिल करने की बात आई। तो आइए देखते हैं क्या है मूल कर्तव्य और इसको कैसे लेकर के हमें चलना है, कैसे प्रीलिम्स के फैक्ट निकालने हैं और कैसे मेंस आंसर राइटिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आखिर इसकी आलोचना क्या क्या है और एम लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त क्या गलतियां करता है एक अभ्यर्थी, एक एस्पिरेंट, उस पर भी चर्चा करेंगे और आपके सामने एम लक्ष्मीकांत पे भी ला करके बात करेंगे, जो आपको बताएगा कि एम लक्ष्मीकांत में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो आप देखना भूल जाते हैं। तो आइए देखिए, फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि मूल संविधान में यह शामिल नहीं था, लेकिन इस प्रेरित कहां से हुआ, तो रूस के संविधान में और जितने समाजवादी देश हैं उनके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्य नहीं दिखेगा जो पूंजीवादी देश हैं। समाजवादी देशों में जनता का कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य भी बताया गया है राष्ट्र के प्रति, तो उसी से प्रेरित होकर के, चूंकि भारत समाजवादी देश है इसलिए हमने इसको प्रीफर किया हुआ है। ठीक है। 1976 में आपातकाल के बाद सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, जिसने सिफारिश तो की 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की, जिसमें से कुछ नहीं माना गया, जैसे आर्थिक दंड लगाइए, कर अदायगी भी क्या हो, मौलिक कर्तव्य हो, ये वो सिफारिश थे जिन्हें नहीं माना गया। लेकिन 10 सिफारिशों को 10 फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किए गए, कुछ अलग से सरकार की तरफ से और कुछ जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी उसके। फिर 11वां नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में शामिल हुआ, एजुकेशन से संबंधित कि बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे माता पिता, यानी जो 96 में आया 42वें संविधान संशोधन के तहत, वह सिर्फ 10 फंडामेंटल राइट थे। ठीक है। 11वां फंडामेंटल राइट आपका जुड़ा है 2002 में, और इसमें भी एक ट्विस्ट है जो मेंस आंसर राइटिंग में आपको प्रयोग करना है, लेकिन उससे पहले 42वां संविधान संशोधन करके पार्ट 4A में इसे शामिल किया गया। अब ये सब पॉइंट देखिएगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं ऐसे आपको, जिसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट बताऊंगा। पार्ट 4A जोड़ा गया और आर्टिकल 51 का जोड़ा गया, और उसमें सब क्लॉजेस में 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, और फिर उसके बाद आपका 11वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। फिर इसके बाद अगर बात करें विशेषता की, तो यह नैतिक भी है और नागरिक वाले भी हैं। जैसे नैतिक वाला क्या हो कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि आप क्या करेंगे, आप अपने राष्ट्र और संविधान और ध्वज की क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, या आपका नागरिक का भी कर्तव्य हो गया। फिर नैतिकता क्या कहती है, सभी के प्रति भाईचारा रखेंगे, आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे, यह नैतिक दृष्टिकोण है जो नैतिक
और नागरिक दोनों फंडामेंटल ड्यूटी को परिलक्षित करता है। फिर उसके बाद है कि भारतीय जीवन पद्धति के सम्मान पर आधारित है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कह रहा है कि भारतीय पद्धति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए, विश्व गांव की तरह है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से भारत के अंदर रहने वाला भारत का नागरिक भी यहाँ की समस्त चीजों को समझे कि यह सार्वजनिक संपत्ति है और उससे हमको लाभ है, इसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि भारत तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रकृति का पूजक रहा है। तो बताइए भारतीय जीवन पद्धति हुई कि नहीं हुई? ये सब पॉइंट आपको कहीं मिला था? नहीं मिला था, इसलिए आप नवाज सर की द मेंटोर क्लास देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओनली फॉर सिटीजन, यह सिर्फ नागरिकों के लिए है। जैसे फंडामेंटल राइट आप देखते थे कि कुछ नागरिक और कुछ विदेशी लोगों के लिए भी, लेकिन यहां पर ओनली फॉर सिटीजन्स। फिर उसके बाद नॉन जस्टिबल इन नेचर, यह भी डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिबल है, यानी इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर इसे लागू भी कर सकती है। और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी 1999 में, वह थी वर्मा समिति, जो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए बनाई थी और सिफारिश की थी कि कानून बना करके इसे लागू किया जा सकता है। तो कई सारे कानून भी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय गौरव सम्मान अधिनियम बना हुआ है आपका, कई सारे आईपीसी की धाराएं हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था को अव्यवस्थित करने के लिए दंडित करती हैं। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल ड्यूटी को ही परिलक्षित करता है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण भी क्या है आपका, परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 1976 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये सब इसमें शामिल है। फिर उसके बाद अगर बात करें करंटली डिमांड क्या है, तो मतदान का कर्तव्य पर विचार चल रहा है कि मतदान जनता बहुत कम दे रही है। अभी जो आपका टोटल मतदान हुआ उसमें 7वें चरण का मतदान में सिर्फ 58% लोगों ने वोट दिया, यानी अभी भी आपके 47-48% लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 95 करोड़ 90 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं और वो लोग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो फिर कैसे हम सर्व लोकतांत्रिक और सर्वभाव की सरकार कह सकते हैं, सभी द्वारा चुनी हुई सरकार कर सकते हैं? इसमें तो बहुत मिनिमम लोग ही वोट देने निकल रहे हैं। तो उसको भी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए तथा बाउंडेड किया जाए एकदम, कि बाइंडिंग है, आपको जाना है, बाध्यकारी हो, फिर कर देना। अब 140 करोड़ की आबादी है जिसमें न जाने कितने करोड़पति हैं और मात्र आपका 2 से 3% लोग इनकम टैक्स देते हैं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना। फिर परिवार नियोजन, जनसंख्या विस्फोट होता चला जा रहा है और परिवार नियोजन से संबंधित इतना बड़ा मुद्दा अभी तक फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार नियोजन को भी मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए। फिर आखिर वो कौन कौन से प्रोविजन है जो मौलिक कर्तव्य में आपके शामिल हैं, तो है संविधान और ध्वज का सम्मान करेंगे आप, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो चेतना थी उससे आप हमेशा प्रेरित होते रहेंगे और उसका सम्मान करेंगे। फिर संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचाए रखेंगे, आवाहन पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, समरसता, भाईचारा और स्त्री का सम्मान करेंगे, अपनी संस्कृति का जो भारतीय संस्कृति है उसका सम्मान हो, पर्यावरण संरक्षण हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे और आपस में जो है मिलजुल करके रहेंगे। फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, व्यक्तिगत प्रयास और सामूहिक प्रयास करेंगे ताकि राष्ट्र की उन्नति हो सके। और फाइनली 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का कर्तव्य होगा, माता पिता उनको शिक्षा दिलवाएं, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत आया। तो फिर अब इसमें आलोचना क्या क्या हुई? उस वक्त भी जब सत्ता में थी कांग्रेस गवर्नमेंट और फिर जनसंघ वगैरह जो विरोध में थे, उन लोगों ने कड़ा विरोध किया 42वें संविधान संशोधन का और फंडामेंटल ड्यूटी का। लेकिन जब वापस से मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में आपातकाल के बाद सरकार बनती है तो वह फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं हटाती है, जबकि 43वें और 44वें संविधान संशोधन के तहत कई सारी चीजें पलट दी गई जो 42वें में किया गया था, ठीक है, उसको पलट दिया गया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं पलटा गया, यानी मोहर लगा दी गई कि इसकी आवश्यकता थी। इस पे और ज्यादा बड़ी बात यह हुई कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जिसने विरोध किया था उस वक्त में 1976 में, वो 2002 में 11वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ रही है। तो यह सिद्ध करता है कि फंडामेंटल ड्यूटी तो जरूरी था। फिर उसके बाद आप देखें आलोचना होती है इसकी एक आधार पर कि फंडामेंटल ड्यूटी को क्यों डीपीएसपी के साथ
साथ जोड़ा गया उसके एक पार्ट में, या तो इसके महत्व को कम करता है, अलग से एक दूसरा पार्ट बना लिया जाता है, या फिर पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट है उसके साथ पार्ट 3(1) जोड़ा जाता, ए जोड़ा जाता, तो होता कि यह फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा है, यानी नागरिकों का अगर कुछ अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी होगा। तो इसको न जाने क्यों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग में जोड़ दिया गया, यह सही नहीं किया गया। फिर उसके बाद है कि यह नैतिक ज्यादा लगते हैं, कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कोई आर्थिक दंड नहीं है, कोई सजा नहीं है, तो कौन मानेगा इसको, ये वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि नैतिक मूल्य कोई रखे तो ठीक, ना रखे तो ठीक। फिर उसके बाद है कि शब्दों की अस्पष्टता का अभाव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होगा भैया, राष्ट्र की चेतना और आदर्श और स्वतंत्रता संग्राम का आदर्श अपने आप को प्रेरित करिए उससे, तो किसी के लिए भगत सिंह भी तो आदर्श हो सकते हैं, किसी के लिए अहिंसा और हिंसा भी तो आदर्श हो सकता है, कई लोग हिंसात्मक रूप से आंदोलन चला रहे थे, तो ये अस्पष्टता दिखती है कहीं ना कहीं, जिसको लागू करने में एक विचारणीय बात है कि कैसे लागू किया जाए, तो इसके आधार पर आलोचना होती है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पॉइंट। और इस पे अगर हम बात करें कि लक्ष्मीकांत आपको कैसे देखना है, तो मैं एक प्रश्न पहले मेंस का दूंगा। सबसे पहले आप मेंस का प्रश्न लिखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। अगला है इसका, इसी में पॉइंट रहेगा कि क्या अब समय आ गया है, क्या अब समय आ गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी को बाध्यकारी बना दिया जाए, बाध्यकारी बना दिया जाए। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब जब ये सारे पॉइंट आप बताएंगे कि दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, शब्द स्पष्ट नहीं है, फिर उसके बाद इसकी आलोचना के जो पॉइंट है कि फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट के साथ नहीं रखा गया है, ये सभी पॉइंट जब आप बताएंगे कि ये दृष्टिकोण सही नहीं है, कैसे किसी से आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। मानक क्या होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, अस्पष्टता है। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई नहीं करता है तो फिर उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, वह घर में रह करके भी स्त्री का अपमान कर सकता है, तो क्या कैसे आप जानेंगे कि स्त्री का अपमान हुआ है। ये बहुत सारी ऐसे कंट्रडिक्शन वाली बातें हैं जो इसको बाध्यकारी होने नहीं देती हैं। फिर मैं कहता हूं कि आप इससे सकारात्मक पॉइंट क्या निकालेंगे, तो उसके लिए खुद एम लक्ष्मीकांत आपको प्रोवाइड करता है बहुत बेहतरीन शब्दावलियां। जैसे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं यहां लास्ट तक पढ़ करके, लेकिन आप ये पीला वाला पन्ना नहीं पढ़ते हैं। जब ये पीला वाला पन्ना आप पढ़ेंगे, इसी में जो दिया होता है टिप्पणी एवं संदर्भ, तो आपको मिलेगा बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। डीडी चावला ने कहा है कि कर्तव्यों को ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी इन आदर्श विचारों को समझ नहीं पाता है। कुछ के लिए भगत सिंह की पंथ और विचारधारा सबसे अच्छी है और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके अतिरिक्त हमारी समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उसका ज्ञान अर्जन क्या है, यह स्पष्ट है। इस प्रकार से इसे बहुत सरल बनाने की आवश्यकता है, ठीक। फिर उसके बाद सीके दफ्तरी भारत के पूर्व महान्यायवादी रहे हैं। ये कहते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि 99.9% लोग ज्यादातर नागरिक कानून का पालन करते हैं, इसके लिए कर्तव्यों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और अगर कर्तव्यों को आप लागू करना चाहते हैं तो खुद इतना बेहतरीन शासन प्रशासन चलाइए कि जनता खुश होकर के खुद राष्ट्र के प्रति अपने मन से क्या करे, फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करने लगे। तो उसको बाध्यकारी बनाने की जरूरत ही नहीं है कि जनता के लिए जब आदर्श कायम होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे रोजगार होंगे, अच्छी समस्याओं को हल करने का विभाग होगा, तो फिर क्या दिक्कत है भैया, फंडामेंटल ड्यूटी अपने आप लोग मानने लगेंगे, स्वतः स्फूर्त होगा। तो ये वो नैतिक मूल्य हैं जो नागरिकों का गला दबा करके नहीं लिया जा सकता है, नहीं उनके अंदर उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति प्रेम की एक भावना है, कर्तव्य, जो राष्ट्र की कृतज्ञता के लिए स्वयं निकलना चाहिए, ना कि इसे बाध्यकारी बनाना चाहिए। तो ये पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्लस और माइनस दोनों पॉइंट मिल जाएगा। तो आप प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको यह सीरीज, और मौलिक कर्तव्यों का यह नजरिया और एम लक्ष्मीकांत पढ़ने में आप क्या भूल कर रहे थे, जरूर देखिएगा। जय हिंद।